नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और हेपेटिक यानी लीवर की इन्फ्लेमेशन है। अब इसके हम पॉजिटिव एजेंट्स देख लेते हैं, या पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं। वायरल है, ऑटोइम्यून है, अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हमने वायरल और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या है? एक तो हम सबको पता है कि हेपेटाइटिस वायरस है, जो उसकी हमने डिफरेंट अक्सर बचपन से अब तक नाम सुनते आ रहे हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। एक ये मेन कॉज है हेपेटाइटिस वायरस, और उसके आगे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि हेपेटाइटिस करवाते हैं। उसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस। दूसरा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी है। पहले हम देख लेते हैं जो हेपेटाइटिस ये ए बी सी डी वाला वायरस है उसको। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है लीवर के पायरेनकाइमा की, जो कि प्रोग्रेस कर सकती है क्रॉनिक स्टेट अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गई तो। इन्फेक्शन है तो एज रिजल्ट फीवर होगा, मलेजिया, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। और लीवर के अंदर है तो जॉन्डस, जिसमें पेल स्टूल्स और डार्क यूरिन होगा। ये मेनली इसके साइन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या करवाते हैं? लीवर के इंजाइम्स का एलिवेशन होती है इसमें। AST ALT का लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होता है, और अप टू 1000 टाइम्स ज़्यादा हुआ होता है। बहुत कम डिजीज जिसमें इनका लेवल ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा, और वो AST ALT लेवल। और एक और होती है जिसमें कहते हैं टाइनोल ओवरडोज, जो कि पैरासीटामोल ओवरडोज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ होता है। ये डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम लोग हर ABCDE जो टाइप्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी आगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मोड ऑफ ट्रांसफर ए का क्या है? फीको ओरल रूट है, और ये मोस्टली ट्रैवलर्स में होता है, और स्पेशली ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन करता है। क्रॉनिक इसकी बहुत कम है। और इसमें हम देख लेते हैं वेरियस एंटीबॉडीज का लेवल राइज करा होता है। अगर IgM ज़्यादा है तो वो शो करेगा कि पर्सन को एक एक्टिव इन्फेक्शन है एट दैट टाइम। लेकिन अगर IgG लेस है तो IgG का लेवल जो है ज़्यादा है, तो वो शो करेगा कि प्रोटेक्टिव फैक्टर शो करेगा, या तो उसको इन्फेक्शन उनसे पहले का ये लेवल है, या उसने कोई इम्यूनाइजेशन करवा ली है। B, C और D इन तीनों का तकरीबन रूट सेम ही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या मेनली पैरेंटरल रूट। अच्छा, B जो है इसके अंदर मेनली मोस्टली जो इन्फेक्शन होती है वो B वाली होती है, या C। 20% चांस होता है कि क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो सके। C वाला जो है मोस्टली क्रॉनिक जो हेपेटाइटिस होता है वो C वाला है, और इसके अंदर हमारे पास HCV RNA जो टेस्ट है वो कंफर्म करता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो कंफर्म करेगा कि इन्फेक्शन है, और अगर RNA जो है उसके बाद उसकी कंसनट्रेशन जो वो ज़्यादा है तो वो शो करेगा कि इन्फेक्शन परसिस्टेंट है, और अगर वो कम होने लग पड़ी तो वो ये शो करने लग पड़ेगा कि पर्सन जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। अब D जो है वो क्या है कि D को ना स्पेशली हेपेटाइटिस B चाहिए होता है अपनी रिप्लिकेशन के लिए, अपनी रिप्लिकेशन खुद नहीं करता। तो एज अ रिजल्ट इसकी अब ये कब अकर होगा कि एक ऐसा बंदा जिसको पहले B की इन्फेक्शन हुई हो, या देन एज अ रिजल्ट उसको D की इन्फेक्शन होगी। ऑन इट्स ऑन कभी भी एक पर्सन को अकेली हेपेटाइटिस D की इन्फेक्शन नहीं होती है, वो पहले B से इन्फेक्ट होगा, देन उसको D होगी। और नेक्स्ट है हेपेटाइटिस E वायरस। ये भी मेनली कंटेमिनेटेड फूड से, अनकुक फूड से, फीको ओरल रूट से है, कंटेमिनेटेड वाटर से मेनली। ये इसकी ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो होती ही प्रेगनेंसी के अंदर है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर है। उसके अंदर क्रॉनिसिटी वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर ऑटोइम्यून पर्सन जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है तो ये देन हमारे पास क्रॉनिसिटी की तरफ जो है वो जा सकता है। और ये सारा हमारे पास आ गया वायरल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इसमें क्या है कि ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर की, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा है, जो 40 to 50 ईयर्स एज की फीमेल्स है उनके अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस ज़्यादा है। और इसके अंदर हमारे पास अब ऑटोइम्यून है तो कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी हैं? अब इसके ना 2 टाइप्स हैं। ये मेन जो टाइप है जो मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस इसकी टाइप 1 है, जिसके अंदर ये टाइप 1 है। ये कौन सी वाली टाइप है? ये टाइप 1 है जो यहाँ पे डिस्कस होगी। मैं 2 भी बता दूंगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे बता दूंगी कि आप लोग इसको याद रख लें। उसके अंदर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा होती हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। स्मूथ मसल मोर स्पेसिफिक हैं, जो न्यूक्लियर वाली एंटीबॉडीज़ है वो लेस स्पेसिफिक है। अच्छा, अब इन एंटीबॉडीज़ का कोई टारगेट एंटीजेंस भी हैं। वो हमारे पास कौन से हैं? एक तो एक्टिन जो कि कंपोनेंट है स्मूथ मसल का, या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन्स जैसे DNA और हिस्टोन, ये उनके ये टारगेट एंटीजेंस है जिनके ऊपर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है वो जाके एक्ट करती हैं। और ये टाइप 1 के अंदर है जो कि मोस्ट कॉमन है। और उसके अलावा इसमें हम स्टीरॉयड थेरेपी दे सकते हैं, ऑटोइम्यून या इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम की ही ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी हुई है। अच्छा, एक और मैंने बताई थी इसकी टाइप 2, वो हमारे पास कौन सा है? इसकी टाइप 2 भी होती है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की, जिसके अंदर मेनली हमारे पास एंटीबॉडीज़ कौन सी इंक्रीज होती है? anti-LKM1। ये कौन सी? एंटी लीवर किडनी माइक्रोसोमल टाइप 1 एंटीबॉडीज़ हैं ये, या फिर anti-LC1। वो कौन सी है? लीवर साइटोसोल टाइप 1 एंटीबॉडीज़, उनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हुआ होता है। अब इन एंटीबॉडीज़ के जो टारगेट एंटीजन्स है वो कौन से हैं? एक तो हमारे पास जो है वो CYP2D6 जो लीवर इंजाइम है वो होगा टारगेट एंटीजन, या फिर फॉर्मिमिनो जो हमारे पास ट्रांसफरेज साइक्लोडीएमाइनेज इंजाइम है, ये भी लीवर का इंजाइम है, या इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है।
मैं यहाँ पे दोबारा से इनके एंटीबॉडीज़ का नाम लिख भी देती हूँ। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को उसकी टाइप 2 भी चाहिए, ये ज़्यादा चिल्ड्रंस के अंदर है तो ये उसके लिए है, ठीक है। टाइप जो इसकी 2 है, जो कि ज़्यादा चिल्ड्रंस के अंदर है, उसमें टाइप 2 उसमें हमारे पास जो एंटी बॉडीज़ कौन सी हैं? एक है हमारे पास एंटी LKM1 लीवर किडनी माइक्रोसोमल टाइप 1 एंटीबॉडी, और दूसरी है हमारी एंटी LC1 लीवर साइटोसोलिक टाइप 1 एंटीबॉडी। इनका लेवल हमारे पास जो है वो ज़्यादा हुआ होता है। और इनके टारगेटेड एंटीजन हमारे पास कौन से हैं? एक तो हमारे पास है CYP2D6 एंजाइम है, ये लीवर का एंजाइम ऑफ लीवर, और दूसरा हमारे पास है फॉर्मिनो ट्रांसफरेज साइक्लो डी अमाइनेज, ये एंजाइम है, ये भी लीवर के एंजाइम है और ये इनके टारगेटेड एंजाइम है। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अगर किसी को फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो वो ये ले ले। क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व कर रहा होता है पोर्टल ट्रैक भी, और विच कैन देन फर्दर लीड टू सिरोसिस। अब सिरोसिस हम देख लेते हैं। सिरोसिस क्या है? सिरोसिस हमारे पास क्या है कि एंड स्टेज है लीवर डैमेज का, कि बहुत ज़्यादा एंड स्टेज आ गया लीवर डैमेज का तो हमारे पास सिरोसिस आ जाएगी। सिरोसिस के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी नॉर्मल हेपेटोसाइट के पेरेन्काइमा, बैंड ऑफ फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोटिक बैंड्स होंगे, उसके अलावा नोड्यूल्स होंगे। लीवर के अंदर नोड्यूलर अपीयरेंस जो होगी वो हमारे पास प्रेजेंट होगी। फाइब्रोटिक बैंड्स, नोड्यूलर अपीयरेंस और नॉर्मल पेरेन्काइमा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब इसकी पैथोजेनेसिस है वो क्या है कि क्यों पेरेन्काइमा हमारे पास डिस्टर्ब हुआ है, फाइब्रोसिस क्यों हुई है, वो हमारे पास क्या है कि वो फाइब्रोसिस के साथ टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से। अब इसमें क्या है? टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसमें मोस्ट जो हमारे पास नोटोरियस एजेंट है वो होते हैं स्टीलाइट सेल्स। ये स्टीलाइट सेल्स हमारे पास जो है ना वो पेरीसाइनोसाइडल एरियाज होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पेरीसाइनोसाइडल एरियाज यानी साइड्स, जो साइनोसाइड्स के वहाँ प्रेजेंट होंगे, और इनका नॉर्मली हमारे पास काम होता है कि रिजर्व्स होते हैं रेटिनोल को स्टोर करने के, और ये साथ में हमारे पास सिक्रेट करते हैं टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा को, और ये टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा हमारे पास जो है वो फाइब्रोसिस करवाता है। क्या है कि स्टीलॉइड सेल्स जो है वो रिलीज करवाते हैं टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो कि हमारे पास फाइब्रोसिस को लीड करवाता है। कॉज हमारे पास क्या हो सकता है इसका? सिरोसिस के बहुत से कॉज हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा लीड करता है सिरोसिस को। अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर अगर वो लेफ्ट रह जाए अनट्रीटेड वो करवा देगा सिरोसिस, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी जैसे क्लोसिंग कोलेंजाइटिस है, विल्सन डिजीज़ हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब हमारे पास जो है लीड करते हैं सिरोसिस, या बहुत सी ऐसी लीवर कंडीशन जो कि अगर अनचेक रह जाए तो एज अ रिजल्ट लीवर को डैमेज करवा देंगे, जो कि सिरोसिस को लीड करवाएगा। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास साइंस के हैं इसके। एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से असाइटीज़ होगी। हमें पहले पढ़ा है कि पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पोर्टल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो कि फ्लूइड को फोर्स करेगा कि वो एब्डोमेन में जाए, तो लीड्स टू असाइटिस, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली होगी, और पोर्टल सिस्टेमिक शंट होगा, लीड्स टू इसोफेजियल वेरिसेस, इंटरनल हेमोरॉइड्स होंगे, केपिट मेड्यूसा। नेक्स्ट यहाँ पर लीवर का मेन काम क्या है? मेटाबॉलिज्म करना होता है। वो नहीं होगी तो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, एज अ रिजल्ट ऑल्टर ब्रेन कंडीशन हो जाएगी, और कोमा, जॉन्डस हो जाएगी, गाइनोकोमेस्टिया, क्योंकि लीवर जो है वो अनएबल टू डिक्रीज एस्ट्रोजन, तो विच कैन लीड टू गाइनोकोमेस्टिया। उसके अलावा लीवर एंजाइम्स जो हैं उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाएगा, और बहुत से लीवर के अंदर बहुत सी प्रोटीन्स बन रही होती हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर एडीमा की कंडीशन आ गई। क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, लीवर का काम होता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, वो नहीं होगी तो विच कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। अमोनिया का लेवल बॉडी के अंदर लीड कर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग होगी। एस्ट्रेक्सिया एक कंडीशन, इसमें होता है कि जो एक्सटेंशंस हैं फ्लैपिंग हो जाती है ऑफ हैंड्स के ऑन जो एक्सटेंशंस के ऊपर, जो हैंड की एक्सटेंशंस एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी फ्लैपिंग होगी। उसके अलावा स्पाइडर एंजियोमा हो सकता है, और पाल्मर एरिदीमा। और ये स्पाइडर एंजियोमा ANGIOMA प्लस पाल्मर THMA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कंडीशन है। उसमें अक्सर ये लिखा होता है कि पेशेंट है जिसको स्पाइडर एंजियोमा है, पाल्मर एरिदीमा, और साथ में ये वाली फर्दर कंडीशंस है, तो वो सिरोसिस का इस तरह से केस बना कर देता है। अब नेक्स्ट और भी इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अगर किसी ने एडिशनल करना है तो वो कर ले, ठीक है। वो हमारे पास है कि हम कैसे सिरोसिस को चेक करते हैं कि इस पेशेंट को सिरोसिस है या एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है, उसके लिए हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाते हैं। और वो इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास कौन सी हैं? एक है हमारे पास MELD, ये मेल्ड स्कोर है, जिसे हम कहते हैं मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज़। ये इसका स्कोर है। इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट्स चेक करते हैं बिलिरुबिन के,
कि बिलिरुबिन हमें पता है कि अगर लीवर डिसफंक्शनिंग नहीं होगा प्रॉपर तो बिलिरुबिन का लेवल बॉडी का ज़्यादा हो, क्रिएटिनिन क्योंकि हमारे पास लीवर डिजीज जो डायरेक्टली एसोसिएट होती है किडनी डिसफंक्शनिंग के साथ, या INR ये होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, जो कि हमारे पास बताती है, रिफ्लेक्ट करती है कि लीवर कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स जो बना रहा है। इन तीनों के पॉइंट्स अगर हमारे पास 40 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 70% मोर्टेलिटी रेट है, और अगर 9% से कम हो गए तो 2% मोर्टेलिटी रेट है। उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है चाइल्ड प्यूक क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हम 5 पॉइंट्स होते हैं, उनको देखते हैं। वो होते हैं एल्ब्यूमिन का लेवल, बिलिरुबिन का लेवल, असाइटिस, इंसेफेलोपैथी और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें हमारे पास पॉइंट्स होते हैं 5 से 15। अगर 5 से 6 है तो सिरोसिस क्लास ए है, 7 to 9 सिरोसिस क्लास बी एंड 10 to 15 सिरोसिस क्लास सी, और ये वर्स्ट कंडीशन है। गोल्ड स्टैंडर्ड लेकिन इसमें हमारे पास जो है लीवर बायोप्सी है। ये 3 हमारे पास इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है।